सलाम है आपको। मेरा नाम शरद है और मैं फीवर एफएम पर एक शो होस्ट करता हूं जिसका नाम है सोल यात्रा, जहां पे बात होती है अपनी सोल की जर्नी की। वो सबसे इंपॉर्टेंट यात्रा, उस मुकाम की बात होती है जहां पे हम सबको पहुंचना है। और उस मुकाम पे पहुंचने का एक रास्ता है योगा। योगा से ही होगा। ये डायलॉग तो आपने बड़ा सुना होगा, है ना? बड़ा सुना होगा, राइमिंग हो रही है, वाह 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 वाह। और इसीलिए एक बड़ी ही अनूठी इनिशिएटिव को हमने शुरू किया जिसका नाम है योगा बूट कैंप। फीवर एफएम और रेडियो नशा ने मिलकर सोचा क्यों ना एक ऐसा बूट कैंप ऑर्गेनाइज किया जाए, एक ऐसा मॉडर्न शिविर ऑर्गेनाइज किया जाए जहां पे आप एक से बढ़कर एक योगा के ल्यूमिनरीज, स्पिरिचुअल जाइंट्स से मिलें। और आज के इस बूट कैंप में इस कमाल के इनिशिएटिव की शुरुआत करने एक ऐसे ही स्पिरिचुअल ल्यूमिनरी, एक स्पिरिचुअल जाइंट, एक स्पिरिचुअल मास्टर of a very different stature and order is with us. We have Shri M with us. Shri M ji, namaskar. Welcome to the yoga boot camp. नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद। आप हमसे इस वक्त मदनापल्ली से जुड़ रहे हैं। हमारी किस्मत है श्री एम जी, इट्स अ ऑनर दैट आपने योगा बूट कैंप में आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच फॉर दैट। धन्यवाद। श्री एम जी, तो हमारा प्लान इस योगा बूट कैंप में यह है कि 36 आवर्स नॉन स्टॉप ब्रॉडकास्ट होगा जी, और जी। आप जैसे ज्ञानियों से हम ज्ञान लेंगे योगा के बारे में। ठीक। और चूंकि अभी आज शुरुआत है इस योगा बूट कैंप की, तो मैंने सोचा मेरे जैसे लोगों के सवाल आप तक पूछूं, जी। अब तक लेके आऊं। अब मैं अपनी डेफिनेशन दे देता हूं, आई एम ए स्ट्रगलिंग योगी। अच्छा। योगा में इंटरेस्ट तो बहुत है, जी, जी। लेकिन और मालूम भी है कि योगा से होगा, लेकिन हाँ। जब हम उस रास्ते पे निकलते हैं तो बड़ा स्ट्रगल करते हैं। अच्छा। तो ऐसे ही कुछ लोगों के सवाल आज इस बूट कैंप में आपके साथ मैं साझा करूंगा, आपसे पूछूंगा और फिर आपके जवाबों से वी ऑल विल बी एनलाइटन। ठीक है। तो पहला सवाल पूछना चाहता हूं मैं अनूप का। जी। अनूप कहते हैं कि इस कोरोना टाइम में मैंने एक चीज नोटिस की कि जिन लोगों के पास फेथ है, डिवोशन है, दे आर स्टैंडिंग स्ट्रांग। यार मैं इतना फेथ और डिवोशन वाला इंसान नहीं रहा, बट आई कुड सी दैट माय वाइफ वाज नॉट वरीड अबाउट द कोरोना। वो कहती थी ऊपर वाला बैठा है, डोंट वरी। सम ऑफ माय फ्रेंड्स दे वुड आल्सो से दिस, यार तू तू बहुत ज्यादा चिंता करता है, डोंट वरी। उनमें मैंने ये क्वालिटी देखी कि दे हैव अ लॉट ऑफ डिवोशन इन देम, दे हैव अ लॉट ऑफ फेथ इन देम। अच्छा, मैं मंदिर जाके मैंने कहा यार अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, तो लेट मी बिल्ड दिस क्वालिटी। मैं मंदिर में जाता पत्थर की तरह खड़ा हो जाता, मेरे को कोई इमोशन आती ना कुछ होता। तो अनूप ये सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या कोई योगा में ऐसी टेक्निक है जिससे कि ये डिवोशन पैदा करी जाए, अंदर ये भाव उत्पन्न हो, क्योंकि उनको ऊपर वाले से वो भाव अभी उत्पन्न नहीं हो रहा। अच्छा, ऐसा है कि योग एक तरह का साइंस है, ये कोई आर्ट नहीं है, साइंस है। और योग का एम, फंक्शन या मतलब उसका गोल है चित्त के वृत्तियों को निरोध करके समाधि स्थिति में पहुँचे अल्टीमेटली। पहले तो हेल्थ कॉन्शियस, हेल्थ का, शरीर का ठीक होना, मन का ठीक होना, फिर वहाँ से एक जंप आध्यात्मिक। ये है बेसिकली योगा। अब योग में इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी को भक्ति हो, मगर भाव की ज़रूरत है। दोनों अलग अलग चीज़ है, समझ लीजिए। दोनों में अलग अलग है, दोनों मिलते हैं एक जगह में, मगर अलग अलग चीज़ें। भाव का मतलब है जो भी मैं कर रहा हूँ उसको फुल डेडिकेशन के साथ इमोशनली इन्वॉल्व होके जो करें उसको भाव कहते हैं। और भक्ति जो है, जब भाव डिवाइन की तरफ जाता है तब वो भक्ति बन जाता है। ये है दो चीज़, मगर एक ही है, मगर अलग अलग उसका फेसेस है। अब योग में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आदमी को, मनुष्य को ये लग जाता है, मालूम हो जाता है कि दुनिया में
सारी दुनिया को चलाने वाला सुप्रीम बीइंग, जिसको हम परमात्मा कहें या पुरुष कहें, अब योग दर्शन में पुरुषा कहते हैं, पुरुष कहें, वो दूर नहीं है मगर हमारे ये हृदय में है। अब ये अनूप जी जाके मंदिर के सामने, आपने जैसा कहा मैं पत्थर जैसा खड़ा हुआ, मुझे कुछ भाव नहीं पैदा हुआ, मैं ये कहूँगा कि आपका शरीर जो है वो ही एक मंदिर है। तो पहले योग में हम ऐसा स्टार्ट करते हैं कि जब मंदिर में जो मूर्ति की पूजा होती है वो आराधना हमारे हृदय के अंदर पुरुष का जो अंश है उसकी तरफ ध्यान जाता है, उसको हम आराधना कहते हैं। और ये कई लोग ऐसे होते हैं जिनको भक्ति भगवान का कोई नॉलेज नहीं है, ना अनुभव है, ना विश्वास है, मगर योग शुरू करते हैं, योग को प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान। जब ध्यान के स्टेज में चले जाते हैं तो वो ये डिस्कवर करेंगे कि अपने आप अंदर से कुछ भाव पैदा हो रहा है। वो कैसे पैदा हो रहा है? क्योंकि योग को लोग जनरली सोचते हैं कि भोग से दूर है, मगर तंत्र के हिसाब से भोगो योगयते, योग जो है वो भोग ही है, एक तरह का बाहर वाला भोग नहीं है इंद्रियों का, मगर अंदर का भोग है। मतलब जब योग करना शुरू करेंगे आप तो अंदर से ऐसा एक स्थिति अंदर से पैदा होगी, एक शांत होने वाली शांति और भोग की स्थिति, मतलब जैसा कि कुछ एक्सटेसी जैसा पैदा हो जाएगी, जिससे हमें वो भगवान से लिंक बन ही जाएगा। तो जिसका भाव भक्ति नहीं है वो भी योग करना शुरू करे, पहले उसको छोड़ दीजिए, रिलीजन की बात नहीं करें, छोड़ दीजिए। करते करते धीरे धीरे लगेगा कि हमें एक इष्ट देवता की ज़रूरत है, तो वहाँ से ये भाव शुरू होगा। तो मैं इसलिए मैं अनूप जी को कहूँगा कि आप योग का अभ्यास शुरू कीजिए पहले। योग का अभ्यास, अगर आपको आसन अच्छा नहीं लग रहा है तो ध्यान पे चले जाइए या प्राणायाम शुरू कर लीजिए, सिंपल प्राणायाम। धीरे धीरे जब मन शांत हो जाएगा, भक्ति भाव सब उसके अंदर से निकल जाएगा, अपने आप आ जाएगा। क्या बात है। आई एम श्योर अनूप, आपकी स्पिरिचुअल क्वेस्ट की ये क्वेश्चन जो है इसका बड़ा तगड़ा आंसर दे दिया श्रीम ने। और दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस योगा बूट कैंप। यू विल हैव द एक्सपर्ट्स कमिंग एंड टेलिंग यू everything that you want to know about your spiritual journey, about yoga. तो अनूप की तो नैया पार हो गई। Now let's move to अनिमेश। अनिमेश का बड़ा यूनिक सवाल है श्रीम जी। जी, अनिमेश कहते हैं श्रीम जी इस वक्त क्या हो रहा है कि कोविड की वजह से सब लोग दे आर वर्किंग फ्रॉम होम। जी जी बिल्कुल। सारी मीटिंग जूम पे हो रही है। अच्छा। और जूम की कई ऐसी मीटिंगें होती हैं जिसमें अनिमेश को कुछ बोलना भी नहीं पड़ता है, लेकिन कैमरा ऑन करके बैठे रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सबकी अटेंडेंस जरूरी है, तो यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द मीटिंग। अच्छा अच्छा। उसमें ज्यादा पार्टिसिपेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अनिमेश कह रहे हैं कि मैं इस टाइम को यूटिलाइज करना चाहता हूं, तो क्या कोई ऐसा मेडिटेशन है कि मैं आंख खोल के कर लूं कि बॉस को भी ना पता चले और मैं मेडिटेशन भी कर लूं? ये बड़ा यूनिक सवाल है ये। कभी कभी मुझे भी अनिमेश जी ऐसा ही लगता है कभी कभी। हाँ, आँख खुला खोल कर भी ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आँख बंद करके ही मेडिटेशन होगा, ऐसा नहीं है। अब जो आध्यात्मिक लेवल पे बहुत ऊंची लेवल पे चले जाते हैं उनके लिए तो आँख खुला रख के ये समझ जाते हैं, वो उनका अनुभव है कि जो अंदर है वो बाहर है, कोई फर्क नहीं अंदर बाहर में। अब जैसा कि देखिए रमण महर्षि का कोई भी पिक्चर आप मुझे दिखाइए जिसमें वो आंख बंद करके बैठे हैं, नहीं मिलेगा आपको, आंख खुला ही है। क्यों? उनको कोई फर्क नहीं है बाहर और अंदर का। खोल के रखना है, बंद रखने में कोई फर्क नहीं है। हम क्यों बंद करते हैं? बोलते हैं कि ये बड़ी तकलीफ हो रही है, इसको सब बंद करें, अब आराम करें, है ना। तो जब हर चीज़ जो सामने है उससे हमें खुशी मिलती है तो आंख बंद करके ध्यान करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। मैं टेक्निक की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं एक दो चीज़ कहूँगा। मैं जैसा आपका यूनिक क्वेश्चन है ऐसे ही मेरा थोड़ा कुछ यूनिक आंसर हो सकता है। आप जूम में बैठे हैं, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं आपको, फेसेस। अब आपको आँख खोल के मेडिटेट करना है तो ऐसे फिगर में ज़ीरो इन के जो बड़ी सुंदर है। मन लगा रहा है जिससे कि ध्यान हो गया। अब ध्यान का मतलब क्या है? एकाग्रता,
फुल अटेंशन, वन पॉइंटेड अटेंशन। अब वन पॉइंटेड अटेंशन कोई दाढ़ी वाले आदमी को नहीं जाएगा नॉर्मली, तो मेल हो, अनिमेश तो पुरुष लगते हैं, तो उनको तो जाएगा ध्यान ऑटोमेटिकली महिलाओं तो अच्छी सी, इसका मतलब नहीं है कि कोई बैड इंटेंशन नहीं। अब तंत्र का इम्पोर्टेंट यही है कि जो भी सुंदर है उसको वर्शिप करें। इसका मतलब नहीं कि उसे कोई सेटिस्फैक्शन हम अंदर से, ऐसा नहीं है। वर्शिप करें तो इससे क्या होता है, जो सामने है सब भगवान है। भगवान कहीं छुप के नहीं बैठे हुए हैं हमारे सामने, इसलिए और भी कहा जाता है सर्वम जिताद ब्रह्म, मतलब जो है सब ब्रह्म है। तो कोई भी आपको अट्रैक्टिव लगे, अच्छा लगे, या कोई सुनने में अच्छा लगे, उस पर ज़ीरो इन कीजिए, बाकी जूम को छोड़ दीजिए, दूसरे लोगों को छोड़ दीजिए, तो आपको क्या लगेगा, हाँ, अब मन में शांति होगी। to the most beautiful and the most और द मोस्ट अट्रैक्टिव साउंड और वॉइस और सब्जेक्ट, उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। आंख बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बात है, इसलिए अगर अब देखिए, मैं जब सत्संग करता हूँ कि बहुत लोग बैठते हैं, बीच में सामने कोई बैठ के आंख बंद, मैं कहता हूँ अरे भैया आंख खोलो, मैं कुछ बोल रहा हूँ ये ध्यान करने का समय नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मेडिटेशन उसमें क्या है, जब मैं जो कह रहा हूँ या कोई भी जो प्लेटफॉर्म में बैठे हुए हैं जो भी कह रहे हैं, उसको पूरे ध्यान से सुने, देखें और फील करें, ये ध्यान है। आंख बंद करने की जरूरत नहीं है। देखिए अनिमेश, कितनी आई ओपनिंग बात कही है श्रीएम ने, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ श्रीएम। बहुत ही मॉडर्न आउटलुक है, नॉलेज टाइमलेस है, लेकिन उसका जो तरीका है श्रीएम का बहुत ही सहज और बहुत मॉडर्न और बहुत सिंपल है। तो टू ऑल दोस पीपल हु आर राइट नाउ ट्यून्ड इनटू दिस ब्रॉडकास्ट, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वक्त निकाल के गूगल कीजिए, श्रीएम के वीडियोस जरूर देखिए, आपको बहुत 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 लाभ होगा। एंड यू जस्ट नीड टू टाइप SRI_M श्रीएम, आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। इनकी किताब आप जरूर पढ़िएगा, अप्रेंटिस टू एन हिमालयन मास्टर, बहुत ही कमाल की किताब है, इट्स स्पिरिचुअल बेस्टसेलर। उसमें बहुत कमाल की स्टोरीज एंड प्राइसलेस स्पिरिचुअल विजडम आपको मिलेगी। श्रीएम जी, अगले सवाल पे चलें? जी बिल्कुल, मैं तो आपकी सेवा में हाजिर। अगला सवाल दीप्ति का है। दीप्ति कह रही है कि इस वक्त जो है, चूंकि कोरोना का जो वक्त है, इसमें कंपनीज का सारा साइकिल हिला हुआ है, तो अप्रेजल जो है इनकी कंपनी के होने वाले हैं अक्टूबर में अप्रेजल होगा। तो दीप्ति कहती है कि देखिए, वैसे तो मेरा नेचर ऐसा है कि मेरे को कभी बॉस पे गुस्सा आता है तो मैं फटाक से बोल देती हूँ, मैं रोकती नहीं हूं अपने आप को, और मेरे चेहरे पे आ जाता है इमोशन। लेकिन अप्रेजल से 3 महीने पहले मैं अपना थोड़ा स्वभाव बदल लेती हूँ। ट्राई टू बिकम मोर स्वीट। तो कह रही हैं कि आजकल क्या होता है, मीटिंग्स होती हैं और कई बार बॉस कुछ ऐसी बात कह देते हैं जो मुझे नहीं पसंद आता, तो वो इमोशन मेरा छुपता नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ अगले 3 महीने कुछ ऐसा कर लूं कि मेरा इमोशन जो है मेरे चेहरे पे ना आए। तो उन्होंने कहा कि क्या ये कोई तरीका है, इज देयर अ वे दैट आई कैन कंट्रोल माय इमोशंस बेटर, बिकॉज उससे नहीं तो अनप्लेजेंटनेस हो जाती है वर्क प्लेस में। हाँ, वो तो होता है। मैं आपको, टाइम नहीं है फिर भी एक मेरे एक ग्रैंडफादर थे जो स्टॉक ब्रोकर थे, टोटली नॉन स्पिरिचुअल पर्सन। उन्होंने कभी कोई भी आराधनाशाला में गया ही नहीं जिंदगी भर। उनको मौत के बाद बॉडी को ले जाना पड़ा, तो ऐसा आदमी था। तो स्टॉक ब्रोकर, उनके 4-5 फ़ोन होते थे। उनका एक ही सबसे बड़ा रिग्रेट था कि मैं स्पिरिचुअल बन गया, क्योंकि वो पूरा पैसे से हैंडल करने वाले। अच्छा, तो वो फ़ोन उठाते थे और कोई स्टॉक ब्रोकर को फ़ोन करते थे और कहते थे कि अरे छक्कन भाई, तो जनरली मारवाड़ी गुजरातियों के बीच में हो, कैसे हो, वो नंबर C का ब्लॉक का क्या फिगर है, ऐसा कुछ उनका कोड है। तो उसको उन्होंने सुन लिया। अच्छा, मैं हलवा भेजता हूँ शाम को। हाँ, और फिर उसको बंद करके असिस्टेंट को बोलते, देखे साला इसको अब क्या मतलब अंदर ही एक फीलिंग, बाहर एक एक्सप्रेशन। मैं उनको मैंने सोचा कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है।
जो अंदर है वही बाहर आना चाहिए। ये हमारा ये मॉडल नहीं है, मगर अगर ह्यूमन बीइंग चाहे तो ज़रूर अपने इमोशंस को अंदर रख के बाहर नहीं, उसको कंट्रोल करके रख सकते हैं। वो कैसा होता है कि जब आप बॉस को देखते हैं या किसी को देखते हैं जिससे आपको इरिटेशन होगा, मैं अभी आध्यात्मिक बात कर रहा हूँ, स्टॉक ब्रोकर की बात नहीं, तो जब होता है एक चीज़ समझ लेना चाहिए कि कितना भी कैसा भी आदमी हो, उसके भी हृदय के अंदर भगवान का एक अंश है। ये हमारा अनुभव है, किसी लोगों को अनुभव नहीं होता है, मगर मैं कह रहा हूँ मेरा अनुभव है। अगर उनको भी अनुभव नहीं है तो मुझे अनुभव है। तो हर आदमी के अंदर एक डिवाइन स्पार्क होता है। अब उसको देखिए, बाहरी रिएक्शन मत देखिए। इतना आप करेंगे तो अपने आप धीरे से कंट्रोल करके हंस के बात कर सकते हो। क्यों? आप भगवान के सामने बैठे हैं, ये समझ लीजिए। मुझे तो यही एंगल है, भगवान के एंगल ही मैं कह सकता हूँ, साइकोलॉजी बाकी मुझे नहीं आता है। समझिए कि इसके अंदर भी एक डिवाइन एसेंस है, इसलिए मैं इनके सामने बैठी हूँ तो बड़े रिस्पेक्ट और प्यार से बैठूंगी। जो अंदर मेरे मन में है उसको समझाने का अलग अलग तरीका होता है। अब किसी को फूल कहने की ज़रूरत नहीं है डायरेक्टली। हाँ, तो इसको योग में कहते हैं कि हाउ टू लीड योर लाइफ इंटेलिजेंटली। मतलब somebody is a fool, I feel that person is a fool, उसको ये कह सकते हैं कि एक्चुअली यू आर क्वाइट वाइज बट आई डोंट एग्री विथ यू। ये प्रैक्टिकल टेक्निक है और ये जल्दी सीख जाएगी। हाँ, और ये जो बोल रही हैं, जो जिसका सवाल है, मुझे लगता है कि ये बड़ी इंटेलिजेंट हैं दीप्ति, वो अपने आप समझ जाएंगी। कभी कभी अपने अंदर जो है उसको बाहर एक्सप्रेस करना बहुत डेंजरस है, तो उसको अपने मन में रखें और जैसा रिलेशनशिप चल रहा है उसके हिसाब से एडजस्ट करके आप लीड करें लाइफ। ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, इसको ज़्यादा योग करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्या बात है। तो श्रीएम जी का एडवाइस आपके लिए, बी फॉर बॉस, बी फॉर भगवान। सो स्टार्ट सीइंग द डिवाइन इन द बॉस। 3 महीने सही अप्रेजल निकलने के बाद देन वी विल डिसाइड क्या आगे करना है। बस सुपर, फैंटास्टिक। अगला सवाल है अभिमन्यु का। अभिमन्यु कहते हैं कि मैं गीता पढ़ता हूं और मुझे जो गीता का जो एसेंस है, जो सार है कि कर्म किए जाओ फल की चिंता मत करो, ये अच्छा लगता है, लेकिन जब मैं इसे प्रैक्टिकली एम्प्लॉय करता हूं तो वो मेरे को रिजल्ट नहीं आता है। क्योंकि मेरे साथ हर वक्त जो कर्म करने का एक रीजन ये होता है फल। मैं करता हूं फल के लिए, मुझे एक रिजल्ट चाहिए होता है, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स है। तो अब अगर मैं अपने आप को ये समझाऊं कि यार ये काम करो, लेकिन अगर उसका फल ना भी मिले तो कोई बात नहीं, वो मैं अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाता हूं और उससे मेरे को बड़ा स्ट्रगल होता है और मैं अपने आप लड़ता रहता हूं अपने आप से। तो इसका क्या तरीका है? इज देयर अ टेक्निक, इज देयर अ वे दैट ही कैन गेट ओवर दिस? ऐसा भगवत गीता में जो कहा गया है ये सच है कि कर्मयोग का मतलब होता है कि अपना कर्म पूरे डेडिकेशन और अटेंशन से करो, मगर रिजल्ट जो होगा उसके बारे में चिंता नहीं करो, ऐसा नहीं है। जो कहा गया है कि रिजल्ट जो होगा सो होगा, तुम अपना काम करो, ये है बेसिक, इसको समझ लेना चाहिए। अब भगवान कृष्ण भगवान ने जगत गुरु के रोल में अर्जुन को क्या कहा कि तुम अपना अस्त्र उठाओ, तुम नीचे क्यों डाल दिए, वो उसको उठाओ और अपना काम करो। उसका रिजल्ट जो है, तुम अभी डर रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि फेलियर होने वाला है, इतनी बड़ी आर्मी सामने खड़ी है और तुम उसको डिस्गाइज करके कह रहे हो नहीं नहीं ये धर्म नहीं है, इनको मान। तो एक्चुअली डर है तुम्हारे अंदर। तो वो डर, वो जो फियर, जो भय जो है उसको निकालना चाहिए। वो भय अगर आप कहीं सोचते रहेंगे कि रिजल्ट खराब ही होगा तो काम नहीं चलेगा, एनर्जी जो है डिसिपेट हो जाएगी। तो इसलिए कर्मयोग का प्रिंसिपल यह है कि पूरा अटेंशन आप एनर्जी उसमें दीजिए, काम में,
एक्शन में। ये नहीं कि स्पेकुलेट करें कि क्या होने जा रहा है, मैं सक्सेस होऊंगा कि मैं फेल्यूर होऊंगा, लास्ट में क्या मिलेगा, उसके बारे में मत सोचिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि माइंड का एनर्जी जो है डिसिपेट हो जाता है। स्टेप आगे वाली स्टेप जो रखते हैं कि डर डर के रखते हैं, वो डर डर के जो रखते हैं वो फर्म स्टेप नहीं है, आदमी गिर जाएगा। तो भय और अननेसेसरी नेगेटिव स्पेकुलेशन से दूर रहने के लिए ये कहा गया कि कर्म पे अटेंशन दीजिए, रिजल्ट का मत सोचिए। ये का मतलब नहीं है कि रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, ऐसा नहीं है। रिएक्ट मत कीजिए। हाँ, अब आपको तो पता नहीं क्या रिजल्ट होगा, तो पूरा आप जो आपके पास जो है पूरा स्पेकुलेशन है, तो स्पेकुलेशन पे मत जाइए। उसमें क्या होगा कि फिर एक्शन ठीक से नहीं होगा। ये मतलब है, इसका नहीं है कि डेफिनेटली कोई भी एक्शन के लिए गोल तो बनाना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं है, बनाना चाहिए और वर्क टूवर्ड्स इट। इन द एंड ओनली यू नो वेदर इट इज गोइंग टू वर्क और नॉट। हाँ, तब होने के बाद आप पीछे हट के देखिए, अगर फेल्योर हो तो क्या मिस्टेक हुआ जिससे फेल्योर हुआ है, उसको एक स्टेपिंग स्टोन बना के आगे बढ़िए। क्या बात। और बट मोस्टली पूरा अटेंशन आप देंगे तो जनरली सक्सेस ही होगा, मगर उसके बारे में सोच के टाइम और एनर्जी मत वेस्ट कीजिए। बस इतना ही है, गीता का कहना इतना ही है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही कमाल की क्लैरिटी दी आपने श्रीएम जी। अभिमन्यु, आई होप कि अब आप ये चक्रव्यूह से निकल पाओगे और इसको आप जरूर पुट दिस टू प्रैक्टिस एंड लेट अस नो। यू कैन ट्वीट मी और यू कैन रीच आउट टू द फीवर हैंडल्स एंड लेट अस नो। श्रीएम जी, वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अगला क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम विशाल। विशाल कहते हैं कि मेरा जो माइंड है उस पर ही मुझे लगता है वो गाना फिल्माया गया है, आवारा हूं आवारा हूं। कहते जब भी मैं मेडिटेट करने बैठता हूं ये चल पड़ता अपने रास्ते और कंट्रोल में आता नहीं है। और ऊपर से आजकल जो हमारे वर्क करने का तरीका ऐसा हो गया है कि हम मल्टीटास्क करते हैं। तो यानी कि एक काम 50% हुआ होता है, एक काम 30% हुआ होता है, एक काम 10% हुआ होता है। इट्स लाइक टॉरेंट्स, डाउनलोड्स पे थोड़ा 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 लगा हुआ है। तो वो कह रहे माइंड हर वक्त भटकता रहता है। एक काम में कर रहा होता हूं तो मेरा दिमाग चल रहा होता है उस काम का क्या हुआ। तो कह रहे बड़ा परेशान हो इस माइंड से, बड़ा परेशान हो अपने वर्क स्टाइल से, लेकिन कुछ कर नहीं सकता बिकॉज दैट्स द वे आवर कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज राइट नाउ। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो इसकी ज़रूरत है ही, बिकॉज वी डू व्हाट इज़ कॉल्ड फजी लॉजिक एंड मल्टीटास्किंग। ये तो ठीक है, मगर आप ऐसा समय ढूंढ के निकालना चाहिए कि दिन में एक बार आधा घंटा माइंड को कंप्लीट कंसंट्रेट कर सकते हैं एक जगह में, एक चीज़ में। अगर आप सक्सीड होंगे इस पे, तो आपको लगेगा कि मल्टीटास्किंग भी प्रॉब्लम नहीं है, फजी लॉजिक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको लगेगा। मगर ये आधा घंटा योग अभ्यास ढूंढ के निकालना है डेली। और उसमें क्या करोगे आप बैठ जाएंगे तो माइंड, जैसा आपने कहा, जैसा उन्होंने कहा, आवारा हूँ ठीक है, एक गर्दिश में आसमान का तारा हूँ, उसको निकाल दीजिए। आवारा ठीक है। हाँ, तो इसको क्या करना है, क्यों माइंड वांडर करता है कि हम ध्यान पे बैठते हैं तो हम सोचते हैं कि अभी ध्यान करना चाहिए, कोई चिंता नहीं होना चाहिए। अब माइंड ऐसी चीज़ है जो विदाउट अ थॉट रह ही नहीं सकता। जैसा कि नेचर वैक्यूम को अभार करता है, यहीं पे आप वैक्यूम बनाइए, एयर अंदर रश करती है। इसी तरह माइंड को आप सोचेंगे कि थॉट्स को बंद करें तो ज़्यादा थॉट्स आएंगे, कभी नहीं होगा। तो क्या करें, ऐसे थॉट में मन को लगाएं जिससे बाकी थॉट्स एलिमिनेट हो जाते हैं धीरे धीरे। जल्दी नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा। अभ्यास, नैरंतर्य अभ्यास है ना, योग सूत्र का है। योग सूत्र में पतंजलि ने कहा है नैरंतर्य अभ्यास से ही होगा, सिद्ध होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलो, तो कैसे करेंगे? अब एक चीज़ हमारे अंदर है, सब हर आदमी के अंदर है, जिसमें हम अटेंशन दे सकते हैं, जिस पे हम नहीं देते हैं नॉर्मली। वो क्या है? सांस, ब्रेथ। अच्छा, अब सांस पे आप अटेंशन देंगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब आप नॉर्मली सांस, अब देखिए सांस इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है,
खाना आप 4 दिन नहीं खाएंगे तो भी मर नहीं जाओगे, पानी नहीं पियोगे फिर भी मर नहीं जाओगे, मगर सांस नहीं है तो आधा मिनट नहीं रह सकता आदमी। इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है सर, मगर हम उसको अटेंशन ही नहीं देते हैं। हमको ये भी पता नहीं कि ब्रीथिंग कैसे करना है, ऑक्सीजन कैसे लेना, कुछ नहीं, ऐसे ही शैलो ब्रीथिंग करते रहते हैं। अब योग में यही है प्राणायाम का इम्पोर्टेंस। मैं उसकी बात नहीं, उसको रखिए, दूसरा डिपार्टमेंट है। अब इसके बारे में, माइंड के बारे में। अब ब्रेथ हमारा एक बार वंस फॉर ए चेंज थोड़ा अटेंशन दीजिए, इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो कैसे इम्पॉर्टेंट है, जब आप आँख बंद करके सांस लेते हैं, वो सांस जब आप अंदर ले रहे हैं उसका पूरा अटेंशन दीजिए कि मैं सांस ले रहा हूँ, फील कीजिए। उसका एक आवाज़ भी आता है ना अंदर सांस लेने का, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। और फिर जब सांस बाहर आती है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। ऐसा जब आप रेचक और पूरक यानी अंदर और बाहर जो खींचते छोड़ते हैं उस पर अटेंशन देंगे तो थोड़ी देर में आपको बड़ा सुख लगेगा अंदर, और वो अटेंशन माइंड का सांस पे लग जाएगा। अब जब ऐसा होगा दूसरा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, एक ही वन पॉइंटेड हो गया माइंड। तो आप कहीं भी बैठ के कर सकते, कुछ भी हो सकता है बाहर, मगर ये अंदर रहेगा। मैं बोलने वाला था कि जूम मीटिंग पे भी कर सकते हो, मगर आंख बंद करने से ख़त्म हो जाएगा, नहीं कीजिए। मगर ये जो है ये प्रैक्टिस आप डेली आधा घंटा या 15 मिनट से शुरू कर लीजिएगा। आप करना शुरू करें, सांस पर अटेंशन दें और माइंड को वहाँ ले आएँ, तो आपका एनर्जी पूरा डिसिपेट नहीं होगा, सेव हो जाएगा। और जब आप बाहर जाके आपका काम करोगे आपको लगेगा कि अरे मैं कल से अच्छा कर रहा हूँ आज। क्यों? एनर्जी कंसर्व हो गया, एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर। ये बात, क्या बात है, फैंटास्टिक, ग्रेट। अगला सवाल जो है वैराग्य का है। वैराग्य ये कहते हैं कि आई लॉस्ट माई एंटायर फैमिली इन कोविड। इन कोविड, हाँ, इस कोविड के दौरान। और मैं कोशिश कर रहा हूँ टू नाउ कम बैक टू नॉर्मल लाइफ, बट इट्स वेरी हार्ड टू कोप विद दिस रियलिटी। तो मैंने इस योगा बूट कैंप में रजिस्टर भी किया जब आपका नाम सुना, और मुझे लगा कि डायरेक्टली आपसे एक सवाल पूछूंगा। आपकी किताबें मैंने काफ़ी पढ़ी हैं, वैराग्य कहते हैं। सो इज देयर ए टेक्निक दैट विल हेल्प मी कोप अप विद दिस लॉस? मैं अपने आप को समझा रहा हूँ, आई एम टेलिंग देम दैट आत्मा अमर है, दिस जर्नी विल कंटिन्यू, और वो मेरे साथ हैं। लेकिन कई बार दुख का ऐसा वेव आता है कि मुझे बाहर ले जाता है। सो कैसे हैंडल किया जाए इस लॉस को? ऐसा है कि इसका कोई ऐसा इंस्टेंटेनियस टेक्निक नहीं है, फ्रैंकली। स्पेशली डियर एंड नियर कोई हमारे चले जाते हैं तो टाइम ही हील कर सकता है उसको। मैं ऐसे आई कांट गिव यू फेक रिस्पॉन्स टू दिस, ऐसा जल्दी ऐसा कोई टेक्निक शॉर्टकट नहीं है। And that you grieve for someone who is dear to you and passed away is not a vice. वाइस नहीं है वो एक नॉर्मल ह्यूमन फीलिंग है। वो एक साइड में रखिए उसको, क्योंकि आपने हमारी किताबें पढ़ी हैं और आध्यात्मिक किताबें और भी पढ़ी हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा कुछ समझ आ गया है, इसलिए आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं। मगर एक टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि आपको अभी भी पूरा अनुभव, साक्षात अनुभव नहीं हुआ है। जब हो जाता है तब की अलग बात है, तब तक इसको ऐसा ही हम हैंडल कर सकते हैं। एक सोच सकते हैं कि जो शरीर चला जाता है मगर आत्मा नहीं, कहीं नहीं जाती है, मतलब फ्यूज नहीं हो जाती है, वो अभी भी कहीं है, हमारे साथ नहीं है, हमारे जॉयस और सॉरो शेयर करने के लिए नहीं है, मगर कहीं है। हम अनफॉर्चुनेटली रीच नहीं कर सकते वहाँ, मगर है। ये समझ के थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन माइंड में आ जाएगा। बाकी हीलिंग प्रोसेस टाइम से ही होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। माइंड को आप डाइवर्ट कर सकते हैं धीरे धीरे कि ये शरीर, अब देखिए रामकृष्ण परमहंस जब उनका समाधि हो गया तो शारदा देवी ने सोचा कि 3 दिन के बाद, जैसा बंगाल में विडोस करते हैं, अपने बैंगल्स को तोड़ दें और मांग को पोंछ दें, अपने इसको सिंदूर को, तो उनको 3 दिन के बाद वो करना था। तो उस दिन रात को रामकृष्ण परमहंस स्वप्न में आए, बड़े क्लियर स्वप्न, और कहा कि तू पागल हो गई क्या,
मैं कहाँ गया, मैं तो इस रूम से उस रूम पे गया हूँ, तू क्या कर रही है? तो इसलिए आप देखिए कोई भी पिक्चर शारदा देवी की, ना उन्होंने बैंगल तोड़ा ना उसकी सिंदूर को निकाला। तो अब ये रामकृष्ण परमहंस की अलग बात है, हम ऑर्डिनरी उतने बड़े ऊंचे लोग तो नहीं हैं, फिर भी इसको सोचने से हमारे मन में कुछ शांति होती है कि कहीं नहीं गए हैं। बाकी टाइम से ही ये धीरे धीरे कटेगा, इतना जल्दी नहीं होगा। नारद को एक ही मोक्ष और नारद मुनि के बीच में एक ही बाउंड्री था, उनकी मदर। तो एक बार एक सांप ने काट के उनके मदर की मौत हो गई। नॉर्मली आदमी क्या करेगा, बोलेगा अरे मेरी मदर। नारद ने कहा कि आखिरी बाउंड्री भी खत्म होगी, अब मैं भगवान की तरफ जा रहा हूँ। तो एटीट्यूड है आदमी की। Having said that, the reality that you have lost a near and dear one cannot be wiped out so easily. It will take time. अगला सवाल जो है वो है नेहा का। नेहा कहते हैं कि क्रिया योग के बारे में मैंने बहुत सुना है, और अक्सर हर टेक्निक हर किसी के लिए नहीं होती। डिफरेंट टेक्निक्स वर्क फॉर डिफरेंट पीपल। तो क्रिया योग के बारे में उन्होंने आपके वीडियोस देखे हैं, तो वो ये अंडरस्टैंड करना चाहती हैं कि 3-4 वो क्या क्वालिटीज हैं जो एक क्रिया योगा सीकर में आपने देखी हैं, आपका तजुर्बा या आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। वो शायद ये चाह रही हैं कि वो खुद अपने आप को एक सेल्फ असेसमेंट करना चाह रही हैं वेदर क्रिया योगा विल वर्क फॉर हर। तो एक चीज है कि क्रिया जो जनरल टर्म है, इसका मतलब है टेक्निक। क्रिया, कोई भी टेक्निक। अब योग शास्त्र में बहुत सारे क्रियाएं हैं, बहुत सारे क्रियाएं हैं, एक नहीं है। जब मैं क्रिया कहता हूं तो इसका मतलब है वो क्रिया जो मुझे एक परंपरा से आई है। इसका मतलब नहीं है कि दूसरे परंपरा में दूसरी क्रिया नहीं है, ऐसा नहीं है। There is nothing like that. When I speak of kriya, it's a particular kind of kriya that has come down to me from a certain parampara. श्री गुरु बाबा जी, महेश्वरनाथ बाबा जी और मेरा लीनियज ये है। योगोदा सत्संग सोसाइटी में, YSS में अगेन श्री गुरु बाबा जी, जिनको महाअवतार बाबा जी कहते हैं, ठीक है, टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है। और फिर लहरी महाशय, युक्तेश्वर गिरी, योगानंद परमहंस, और वहाँ से आई। तो मगर ये दोनों YSS का और हमारा क्रिया बहुत एक ही सोर्स से है, इसलिए बड़े सिमिलर है। थोड़ा कुछ फर्क होता है मगर सिमिलर है। तो क्रिया प्रैक्टिस करने के लिए एक दो क्वालिटीज़ की ज़रूरत है। अगर वो है तो कोई भी क्रिया कर सकते हैं। एक क्रिया है कि एज फार एज पॉसिबल स्टिक टू द ट्रूथ, नॉट सो इजी। सेकेंड, एज फार एज पॉसिबल, हाँ कहीं तो इसी में कट गए ना, यू कैन ट्राई योर बेस्ट, दैट्स ऑल हो सकता है। अगर आप 100% कर सकते तो ऑलरेडी पहुंच गए, फिर क्रिया करने की क्या जरूरत है, वीकेंड। अच्छा, दूसरा है कि as far as possible don't cause injury to other living beings। दो, तीसरा डेली प्रैक्टिस। 4, प्रॉपर फूड, नो एक्सेसेस, and as far as possible don't abuse the body with external chemical substances। अगर इतना हो सका तो कोई भी क्रिया कर सकते हैं। और क्रिया करने से क्या होगा, पहले फिजिकल बॉडी ठीक हो जाएगी, दूसरा मन ठीक हो जाएगा, उसके बाद आध्यात्मिक की तरफ चल सकते हैं आप जोर से। अब इसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि जो क्रिया योगी अनमैरिड रहें या सन्यासी बने, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी गृहस्थ हूँ, ऐसा नहीं है, मगर कुछ कंट्रोल होता है आदमी में। मुझे अभी 72 ईयर्स हुए, न मुझे अंदर से न बाहर से ऐसा कोई एक्सपीरियंस होता है जिससे मैं कहता हूँ अरे मैं तो बूढ़ा नहीं। माइंड यंग है, बॉडी कंपैरेटिवली यंग है, ये जिससे देखिए आप। हाँ, तो ये दोनों चीज़ 100% एश्योर्ड है। और मैं ये भी आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि वी आर पोस्ट कोविड, मोस्ट पीपल हु हैव प्रैक्टिस क्रिया योगा, आई डोंट नो अबाउट अदर क्रियास, आई एम टॉकिंग अबाउट आस, हो सकता है वहाँ भी, have successfully remained as much as possible unaffected।
बाय द इन्वेशन, बिकॉज क्या होता है, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है और फियर नहीं रहता है। फियर अगर आ जाए तो इम्यूनिटी अपने आप वीक हो जाती है। बहुत लोग ऑक्सीजन शॉर्टेज से नहीं जा रहे हैं, फियर से जा रहे हैं। तो क्रिया करने से, और ऐसे भी केस हैं हमारे पास जिसमें बड़ा सीरियस केस, वो बच के अभी ठीक हैं, सब आ गए हैं, तो डॉक्टर मुझे फ़ोन करके कहें, जो स्पेशलिस्ट आइम्स के जो उनको देख रहे थे, कि मुझे समझ में नहीं आता है कैसे सर्वाइव। तो वो कहती है कि भगवान की कृपा है बाबा जी, मैं कहता हूँ कि क्रिया के प्रैक्टिस है। तो क्रिया ले सकते हैं इवन फॉर ऐसा कुछ इतना स्पेशल है, मगर बहुत लोग मेरे पास से क्रिया लेते हैं मगर अभ्यास नहीं करते हैं, समझ लीजिए। अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा, बड़ी प्रैक्टिकल चीज है। बहुत बढ़िया शिवम जी, हमारा प्रोग्राम बस अब समाप्ति की तरफ है, तो जी। एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहता हूँ। ये जो सवाल है ये पूजा पूछ रही है, और पूजा ये कह रही है कि अगर मेरे में भक्ति योग की एक एफिनिटी है या भक्ति योग मेरे लिए नेचुरली आता है, तो क्या कोई योगिक प्रोसेस अगर मैं करती हूँ या मैं कोई ध्यान करती हूँ, उससे उसमें लाभ होगा, या भक्ति योग और ज्ञान मार्ग ये दो अलग रास्ते हैं और उससे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा? नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। मैं इतना कहूँगा कि बहुत पहुँचा हुआ ज्ञानी बहुत पहुँचा हुआ भगत है, और बहुत पहुँचा हुआ भगत बहुत बड़ा ज्ञानी होता है। एक बार रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को कहा, नरेन तू समझ रहा है कि तू बहुत बड़ा ज्ञानी है और मैं भगत हूँ। एक्चुअली रिवर्स है, तू भगत है और मैं ज्ञानी। इसका मतलब ये है कि रास्ता तो अलग अलग है मगर एम एक है। कोई भी रास्ते में आप पूरा अटेंशन से जाइए तो वही वहाँ पहुँचोगे जहाँ वो भी पहुँचता है। तो और दूसरी बात है, आप ज्ञानी हो या योगी हो, भक्ति और भाव नहीं है मन में तो उसमें भी प्रोग्रेस नहीं होता है। तो इसलिए मेरा कहना है कि ध्यान करें, क्रिया करें, तो अपना मार्ग अगर भक्ति मार्ग है तो वो भी इम्प्रूव हो जाता है। पर एक चीज़ है, भक्ति मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हो, वो इनेट है, हर आदमी में है, मैं समझता हूँ, मेरा विश्वास है, मगर वो बंद है। उसको खोलने का तरीका ध्यान हो सकता है, ज्ञान भी हो सकता है, ध्यान भी हो सकता है, ज्ञान भी हो सकता है, क्योंकि आखिर हम डील जो कर रहे हैं वो हृदय की बात है, वो ब्रेन की बात नहीं है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। अब कंपैशन, लव, अफेक्शन सब जो नहीं है तो कैसा योगी है, वो योगी ही नहीं है। तो ऐसा कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। कोई लोग इसको कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं तो उनको, मुझे लगता है कि समझ में आया नहीं है कुछ। ऐसा कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। एक की है इसमें, अगर कोई बहुत बड़े भगत हैं एक्चुअली, लाइक रामकृष्ण परमहंस, मैं कह नहीं सकता दूसरे, उनके सानिध्य में आप रहेंगे तो अपने आप अंदर से वो भक्ति का बीज ऊपर आ जाएगा। ये तो है, क्योंकि जैसा मैग्नेट रखा हुआ है और उसके पास अगर आयरन पीस लेके जाएंगे तो अपने आप वो मैग्नेटिज्म आयरन में आएगा कि नहीं आएगा। मगर दो चीज़ चाहिए कि आयरन है एक्चुअल, और मैग्नेट एक्चुअल मैग्नेट है, ये दोनों होना चाहिए, 2 थिंग्स। दूसरा, और जो ज्ञान, ध्यान, भजन कीर्तन सब हम करते हैं, वो आयरन पीस का ऊपर जो रस्ट है उसको निकालने के तरीके हैं, क्योंकि जितना भी आप रस्ट से फ्री होगा इतना ज़्यादा वो मैग्नेटिज्म अब्जॉर्ब करेगा। तो इनको कहना है कि ऐसा कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, सब एक ही है, अलग अलग रास्ते डिपेंडिंग ऑन अ पर्सन्स मेकअप, मेंटल मेकअप। बहुत खूबसूरत बात कही श्रीएम ने। और आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, हिंदुस्तान के स्पिरिचुअल चुंबक, स्पिरिचुअल मैग्नेट्स में से एक बहुत ही कमाल के स्पिरिचुअल योगी आज हैं। आपकी किस्मत में ये लिखा था शायद, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसीलिए वीडियो आप तक पहुंचा है।
आप श्रीएम को अगर नहीं जानते हैं तो आप जरूर गूगल कीजिएगा, श्रीएम के वीडियोस देखिएगा, इनकी किताब आप पढ़िएगा, तो जो आपके अंदर जो रस्ट है वो बड़े सहज रूप से हट जाएगा और फिर आप मैग्नेट की तरफ यूं खींचे चले जाओगे कि आपको कोई रोक नहीं सकता। और ये मकसद, मैग्नेट को भागना पड़ेगा मैग्नेट को छुपना पड़ेगा और हमारी यही साजिश है कि हिंदुस्तान के सारे लोगों की रस्ट को हटा दें, और इसीलिए ये योगा बूट कैंप हमने ऑर्गेनाइज किया है, so that the spiritual luminaries, the spiritual giants directly interact with you। और आज एक ऐसा ही कमाल का सेशन श्रीएम के साथ हमने कंडक्ट किया। श्रीएम जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। नमस्कार, धन्यवाद। जाते जाते श्रीएम जी, टू ऑल दोस पीपल हु विल वॉच दिस वीडियो, कुछ लोग लाइव देखेंगे, कुछ लोग रिकॉर्डेड देखेंगे, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे टू एवरी व्यूअर? कि योग को अपनी डेली लाइफ में अडॉप्ट कीजिए, ये मैसेज है। इससे बहुत कुछ हो सकता है। योग के पास जाइए, योग से संयोग कीजिए और अपने आप मन खुल जाएगा। और अपने लाइफ में कितना भी डिफ़िकल्ट, कितने भी बिजी हो, आप 5-5 मिनट या 10 मिनट आप योग के लिए अलग करके रखिए और डेली अभ्यास कीजिए। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इंटरनेशनल योगा डे, योग तो हज़ारों साल से यहाँ इंडिया से ही है, भारत से ही है, भारत इसका रूट है, यहीं से आया है। मगर आजकल सारी दुनिया में इंटरनेशनल योगा डे के बारे में हम जानते हैं। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री को थैंक्स करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि पहले कोई नहीं किया था ये, कि इंटरनेशनल योगा डे जो अभी बना है, इससे लोगों को हर संसार के हर कोने में, कल मुझे एक टॉक है इंटरनेशनल योगा डे दुबई से, एमिरेट से, अब देखिए सब लोग उसको कर रहे हैं। तो पॉपुलराइज करने का एक बहुत बड़ा स्टेप था ये इंटरनेशनल योगा डे। तो आपको भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने टाइम लिया हमारे साथ बात करने का। तो कोई नए लोग नहीं हैं फिर भी नमस्कार, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बूट कैंप। हाँ, थैंक यू सो मच सीएम जी। बूट कैंप के बारे में आपकी तरफ से कुछ अगर 2 लफ्ज हो जाएं तो वो हमें बहुत खून देगा, क्योंकि पूरी जो टीम है जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है वो इस वक्त ये वीडियो को देख रही है। जी जी, बहुत अच्छा काम किया, इसकी बड़ी जरूरत थी, आपने ठीक किया और आपका सोल का जर्नी ठीक चलेगा फिर, सोल जोन। नमस्कार, धन्यवाद सबको, धन्यवाद सबको, नमस्कार, खासकर शरद जी को धन्यवाद जी, धन्यवाद, थैंक यू।